देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप है। हरियाणा और दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से दिल्ली राजधानी लाल किले तक पानी आ गया। हरियाणा में तमाम जिलों में बाढ़ का कहर है। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हैं। सर, अभी बाढ़ की स्थिति क्या है हरियाणा में? कई जिलों में बहुत सालों बाद आप लोगों ने ऑफिशियली बाढ़ घोषित किया है, तो अभी आपात स्थिति में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं और अब तक नुकसान कितना हुआ है? शुक्ला जी, देखिए, बाढ़ एक नेचुरल कैलामिटी, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते कब आएगी, कितनी आएगी, लेकिन जो इस बार आई है बाढ़, बहुत भयंकर बाढ़ आई। और इसमें एक साथ पानी बरसा 3 दिन के अंदर अंदर। तो जो 3 दिन में पानी बरसा, उस काल सामान्य जो समय होता है उस समय जितनी वर्षा होती है उससे 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना वर्षा हुई। तो ये 800%, 900% वर्षा जब होती है तो पानी खूब आता है। वर्षा हुई एक बात, पहाड़ से जितना पानी आया वो उसका दूसरा एक फैक्टर है जो बाढ़ में काफ़ी गांव को डुबो गया। तो 11 जुलाई को जो ये बाढ़ आई उसके कारण से हमारे यमुना के साथ के 6 ज़िले और घग्गर के साथ के 6 ज़िले वो सारे प्रभावित हुए हैं। 2 ज़िले तो आज भी है जिसमें पानी अभी घटा नहीं है, या तो वहीं खड़ा है या कभी आधा फुट ऊपर नीचे भी हो जाता है पिछले 48 घंटे से। फतेहाबाद और साथ में सिरसा, ये 2 ज़िले अभी भी काफ़ी प्रभावित है। बाकी ज़िलों में पानी धीरे धीरे उतर गया है। सर, आप लोग राहत बचाव कार्य किस तरीके से कर रहे हैं? क्या जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए आप लोग कॉम्पनसेशन दे रहे हैं? आपके एसडीएम्स को आपने बोला है, तो किसानों को कैसे राहत दे रहे हैं? क्योंकि उनके लिए तो सबसे बड़ा नुकसान है, साल की फसल है, खरीफ की फसल, धान बोने, वो सब प्रभावित है। उसमें सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, जब भी कभी ऐसे बाढ़ की चीज़ आती है, कुछ राहत के कार्य तो फौरी करने पड़ते हैं। फौरी में ये होता है कि पानी खेतों में ना जाए, कहीं बांध बनाने की आवश्यकता, बांध बनाने, पानी चला गया खेतों में और गांव में घुस गया तो कई बार लेवल पानी का काफ़ी ऊंचा हो जाता, तो उनको इवैक्यूएट करना होता है। वो हमने इवैक्यूएट भी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, लगभग 5,900 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया, जिसमें से आज भी राहत शिविरों में 1,500 लोग अभी हैं, बाकी सब अपने अपने घरों को चले गए हैं। और जो लोग इवैक्यूएट किए जाते हैं फिर उनके भोजन की व्यवस्था, उनके लिए और आवश्यकताएँ जितनी होती हैं वो सब दी जाती हैं। फिर एक बड़ी समस्या आती है चारे की, क्योंकि पशु भी प्रभावित होते हैं। उनके चारे के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की। सब डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि इनको प्रतिदिन के हिसाब से जो हमारे नॉर्म्स हैं, 75 रुपया पर डे के हिसाब से बड़े पशु को और 20 या 25 रुपया वो छोटे पशु को, इस प्रकार से प्रतिदिन की वो व्यवस्थाएँ भी की। और काफ़ी लोग जो प्रभावित हुए, खेत में भी पानी काफ़ी, लगभग 1,350 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर खेतों में पानी भरा है। अब जहाँ तक खेतों का पानी भरा है उसका आंकलन अभी एकदम सारा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें पर्याप्त जगह ऐसी थी जहाँ पानी जो उतर गया है। तो धान की बिजाई अभी चल रही थी, तो कुछ जिलों से हमको ये भी समाचार है कि उसके दोबारा पिराई जो है, धान की पुराई, वो दोबारा हो रही है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ शायद करना संभव नहीं है, पानी ज़्यादा, तो 31 जुलाई तक भी पानी उतरेगा नहीं। तो इसलिए जहाँ कहीं दोबारा से बुआई की गई है तो उसको उसी हिसाब से पैसा दे देंगे। जहाँ पूरे का पूरा नष्ट हो गया फसल, उसके लिए हमने 15,000 रुपये की घोषणा की है, प्रति एकड़ 15,000 रुपये उनको मिलेगा। लेकिन कल से हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल में हर किसान अपने नुकसान का एक आंकलन करके उसके अंदर रजिस्टर कर रहा है। बाद में डिप्टी कमिश्नर की जो कमेटियां हैं वो उसको फाइनल करेंगे, जो लॉस वो बताएंगे उस हिसाब से हम देंगे। जहाँ तक जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, ऐसे अभी तक 35 के आसपास व्यक्ति हैं जिनकी कन्फर्मेशन है। और भी रिपोर्ट मिली हमें कि उसके आगे और भी कुछ लोग हैं, CID की अपनी रिपोर्ट होती है, तो वहाँ और एक 8-10 लोगों की रिपोर्ट है। वो जैसे कन्फर्म हो जाएगा उन सबको 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है उनको, परिवार को कंपनसेशन मिलेगा। जो लोग घायल हुए हैं या जो डिसेबिलिटीज़ जिनकी है, उनकी डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक पैसा उनको भी दिया जाता है। पशुओं का जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए भी अलग अलग से रेट हैं, छोटे पशु, बड़े पशु, और ख़ास करके जो मुर्गियां हैं उनके भी कई पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों की भी डेथ हुई है, तो उनका रेट अलग तय किया है। वो भी सब अभी इस पोर्टल के अंदर चढ़ाएंगे। तो 7 दिन के अंदर अंदर जो जो हमारे पास ब्यौरा आएगा उसका असेसमेंट करेंगे, और उसके असेसमेंट यानी एक रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर जैसे आती जाएगी वैसा वैसा कंपनसेशन हम देते जाएंगे। तो घरों का भी जिनका डैमेज ज़्यादा हुआ उनको 1,20,000 रुपया, जिनका डैमेज कम हुआ है वो डैमेज की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जितना डैमेज हुआ उसका 75%, मैक्सिमम लिमिट अप टू 1,20,000, 1,20,000 की लिमिट है, उससे नीचे 75% जितना जिसका होगा उनका वो देंगे। ऐसे हमने सारी चीज़ें बना ली हैं और राहत के लिए काम शुरू हो गए हैं। सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं
सड़कें हैं, कहीं बांध बनाने की बात है, कहीं पुलिया टूट गई, इन सब पर भी एक वार लेवल पर काम शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर के हमारा अनुमान है कि 500 करोड़ रुपए के आसपास हमारा नुकसान पूरी स्टेट में, जहाँ तक बाढ़ के नुकसान का विषय है वो सब है। फिर भी अभी चूँकि प्रारंभिक जानकारियाँ हैं, असेसमेंट सब होगी, ज़्यादा भी होगा तो भी जितना केंद्र सरकार से हमको सहायता मिलेगी वो केंद्र से मिलेगी, बाकी सब स्टेट से हम देंगे, किसी को भी उसके नुकसान की भरपाई ज़रूर करेंगे, ऐसा करेंगे। आप सर, चूंकि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और आपसे बात हो रही है, तो दिल्ली में जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, जो दिल्ली जब बाढ़ आई और लाल किले तक पानी आया और हज़ारों लोग जो है सड़कों पर आए, फसल नुकसान, उनका कहना है कि हथनी कुंड बैराज से पानी छूटा गया। षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जाके उनके नेताओं ने वीडियो भी बनाए कि एक सहारनपुर की तरफ जो नहर जा रही है उसमें पानी नहीं छोड़ा गया, दिल्ली की तरफ ज़्यादा पानी छोड़ा गया, एक षड्यंत्र रचा गया दिल्ली को डुबोने का। आपने देखे सारे बयान सोशल मीडिया और मीडिया पर देखे होंगे, तो इन आरोपों पर आपका क्या कहना है सर? ऐसा मैं वैसे तो एक आपदा है, इसके ऊपर राजनीतिक भाषा में बोलने का मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जब सामने वाला ऐसा बोलता है तो मुझे उत्तर जरूर देना पड़ेगा। मैं उसका उत्तर इस ढंग से दूंगा कि अगर अज्ञानता का जो अगर किसी को पुरस्कार देना हो पीएचडी का, तो ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लोगों को देना चाहिए, ज़रूर इनको मिलनी चाहिए पीएचडी। कारण क्या है, जिस प्रकार से इन्होंने बोलना शुरू किया है, पहली बात यह है कि हथनी कुंड बैराज क्या होता है इनको ये पता नहीं है। बैराज क्या होता है? बैराज में एक नदी होती है, बाकी उसकी जो साइड में नहरें निकाली जाती हैं। नदी प्राकृतिक स्रोत है पानी के बहने का, नहरें जो होती हैं वो मैनमेड होती हैं, जितनी आवश्यकता होती है इरिगेशन की, पीने के पानी की, वो है। एक नहर है जो पश्चिमी यमुना नहर है, दूसरी है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर की कुल कैपेसिटी 5000 क्यूसेक की है, पश्चिमी यमुना नहर की कुल कैपेसिटी 18000 क्यूसेक की है, 23000 क्यूसेक दोनों मिलाकर। और जबकि पानी जो है 1 लाख तक जब होता है क्यूसेक तक, तब तक में 23,000 उसमें निकाल लेते हैं और बाकी जमुना में जाता है। 1 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी होने के बाद CWC का ये एक इंस्ट्रक्शन है, अपर यमुना बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है, यमुना रिवर बोर्ड की, कि इससे ज़्यादा पानी अगर हो जाता है तो नहरों का पानी तुरंत बंद करना चाहिए। बंद हो जाता है वो। कारण क्या कि उसके बाद अगर पानी उन नहरों में चलता रहेगा तो पानी के प्रेशर से कभी कभी बड़े बड़े बुलडोज़र आ जाते हैं पत्थरों के, तो नहर के गेट को तोड़ सकता है और वो पानी जो है बहुत बड़ी मात्रा में मैदानी इलाके में फैल जाएगा। इसलिए नेचुरल सोर्स है नदी, तो वो सारा पानी नदी में जाना चाहिए। ये एक हमारा नियम बनाया हुआ नहीं है, ये CWC का बहुत पुराना नियम है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बनाया है। तो आखिर जब यमुना में 11 अप्रैल को पानी आया 3 लाख मैक्सिमम 69,000 क्यूसेक, 3,69,000 क्यूसेक सारे का सारा जमुना में ही जाना था, क्योंकि बैराज की अपनी कैपेसिटी 1 लाख की है, बाकी सब जाना ही है, रुक ही नहीं सकता। ये कहते हैं कि आपने पश्चिम यमुना नहर में 18,000 क्यों नहीं छोड़ा या पूर्वी यमुना में 5,000 क्यों नहीं छोड़ा? पहली बात तो छोड़ना मना है। मैं उनकी बात मान लूँ छोड़ भी दिया जाए तो 23,000 क्यूसेक ही जाएगा ना। 369 में 23,000 अगर जाता है तो 3,40,000 बचता है। तो 3,40,000 और 3,69,000 में अगर दिल्ली डूबने का इतना बड़ा असर दिखाते हैं ये, तो इनकी नासमझी है। दूसरा, हरियाणा के 6 जिले यमुना के साथ वो डूबे हैं, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि दिल्ली हमने डुबानी है और अपने 6 जिले भी डुबाएंगे, इतना स्वार्थ तो हम कर ही सकते हैं। तीसरा, दिल्ली में लोग रहते हैं, हमारे अपने लोग हैं, दिल्ली को हमसे पराई नहीं है। दिल्ली में आज अगर मैं प्रांत के हिसाब से करूं तो 40% लोग हरियाणा का रहता है दिल्ली में आज। तो दिल्ली के लोग मेरे अपने लोग हैं, दिल्ली के लोगों के खिलाफ मैं कोई इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। हम तो सहायता करते हैं लोगों की। हरियाणा का स्वभाव लोगों की, हर एक किसी भी प्रदेश का नुकसान हो उसकी सहायता करने का हमारा जो है स्वभाव है। हम देश की रक्षा करने में अपने 10% जो सेना है वो हरियाणा से है, हमारी आबादी 2% है। हमारा मुख्यमंत्री भी हरियाणा से ही, उनका बैकग्राउंड नहीं, वो बैकग्राउंड हरियाणा से, तो इतना तो उनको सोच लेना चाहिए हरियाणा के लोगों का स्वभाव क्या है। वो हरियाणवी अगर बन के सोच लेते तो फिर ये मुंह से बात नहीं निकालते। ये ओछी जो बात निकाली गई है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनकी मानसिकता का दिवालियापन है, कभी नहीं सोचना चाहिए। हमने तो हिमाचल हमारे से ज़्यादा नुकसान हुआ, और मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की। बाद में उन्होंने कहा कि हमको राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में हमको साधन जो अगर उपलब्ध होंगे तो हम उसको रिसीव करेंगे। हमने 5 करोड़ रुपया हिमाचल में भेजा। सर, आप लोग कभी कभी, मतलब एक बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह एक ये सवाल है, आप और केजरीवाल जी भी आपस में बात कर लें, कभी ऐसी आपदा आए तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप ना लगे लोगों के उसमें ये हो, आप लोग भी जैसे आपने बात की तो कभी आप भी बड़प्पन दिखा दीजिए। करते रहते हैं। पिछली बार मेरे यहाँ घर पर ही आए थे, मीटिंग करके गए थे जब ये पानी की समस्या थी।
उस पानी को, क्योंकि उनके यहाँ पानी का जो संकट आता है दिल्ली में, तो हरियाणा ही देता पानी देता है उनको। 750 क्यूसेक पानी जो है ये शेयर है उनका दिल्ली का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीने के पानी का अधिकार सबसे पहले होता है, वहाँ पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। हमने 320 क्यूसेक वो उनको एक्स्ट्रा दिया है और लगातार चल रहा है वो। हमारे यहाँ पानी कम हो ज़्यादा हो, दिल्ली को प्यासा नहीं छोड़ेंगे हम। और ये अलग बात है कि उस 320 का पैसा उनको देना होता, उन्होंने आज तक नहीं दिया। 150 करोड़ रुपये आज भी बकाया है। यानी दिल्ली के लोगों को खास करके, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे हमारे भगवंत मान हो। अब भगवंत मान के जो बयान आए हैं वो भी एक, मैं उस शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उनको बुरा लगे, जोकर से कम नहीं है। कहते हैं वैसे तो एसवाइएल का पानी मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, अब हमारे पास पानी आया है, अब लेना बंद कर रहे हैं, अब क्यों नहीं ले रहे हैं, डूबने के लिए हम रह गए। अरे भैया, पहली बात तो ये है कि पानी का फ्लो जो होता है इन 3 महीनों में, बरसात आती है तो किसी के हाथ में नहीं होता। और उनका वो पानी जो वहाँ बाढ़ का था वो भी इस एसवाइएल के अंदर जो अधूरी बनी हुई है उसके अंदर आया है, हरियाणा में आया है। और मैं एक और दावा करता हूँ, अगर वो एसवाइएल नहर को बना दें तो हो सकता है जो आज पंजाब में पानी वो डूबा है या पानी ज़्यादा आया है उसमें कमी हो जाती। हमारे यहाँ आता तो हम जहाँ ले जाते उसको ले जाते, हम राजस्थान में ले जाते, कहीं ले जाते। तो इस प्रकार के विषयों को एक हल्के ढंग से उठाना ये कभी भी उचित नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, हमें आपस में मिल करके चीज़ों का समाधान निकालना चाहिए। सर, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बाबा राम रहीम जो कि कन्विक्ट हैं रेप में, और हम सबको याद है, हमने कवर किया सिलसिले में जाके, बड़ा उत्पाद भी हुआ था। उनको परोल मिला है 30 दिन का और लगातार उनको परोल मिलता रहता है। इस बात को लेकर के तमाम चर्चा हो रही है, आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार उसका विरोध नहीं करती है। आप लोगों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वो रेप के कन्विक्ट हैं और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, आप जानते हैं मणिपुर में क्या हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जहाँ तक वो एक अपराध किया उन्होंने, उनको सज़ा मिली, हमने सज़ा उनको मिल रही थी। कभी ये नहीं कहा कि उसकी हमने कोई सपोर्ट करनी है या सज़ा उसकी कम होनी है, ज़्यादा होनी है। कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा। जो कोर्ट ने कहा हमने उनको कोर्ट के हवाले किया, कोर्ट ने उनको सज़ा दिलाई, कोर्ट में यानी जेल में भेजा, जेल में आज वो हैं। लेकिन अपराधियों की भी, कैदियों की भी कुछ उनके राइट्स मिले हुए हैं, वो आज हमने नहीं दिए हैं, वो पहले से मिले हुए हैं। एक अपराधी को क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, ये मैनुअल एक बना हुआ है। उस मैनुअल के हिसाब से उनको शुरू में, प्रारंभ में 2 साल में कोई पैरोल नहीं मिली। बाद में उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया तो उनको पैरोल मिलनी थी, उनको मिल गई। प्रशासनिक काम है, वो अपना जेल वालों ने किया। हम आखिर उसका विरोध करने के कारण से कोई ऐसा विषय नहीं है कि हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से प्रेम है या विरोध है, हमारा कुछ नहीं है। कानून के हिसाब से आज भी वो कैदी हैं। कैद में रहने के बाद उनके अधिकार हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। जो अधिकार नहीं है वो उनको नहीं मिलेंगे। इसलिए वो 2 बार क्या, तीसरी बार शायद उनको पैरोल मिल रही है। और हर बार पैरोल का आप उनको कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं कर रहे हैं? नहीं है, कुछ ऐसा कह रहे हैं आप? कुछ नहीं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के कारण से पूछा जाता है स्टेट से कि इनको पैरोल मिले तो कहाँ रखना है। वो उसके लिए हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने बताया कि इनको सिरसा में नहीं रखना है। वो तो सिरसा के बारे में बात हमेशा अप्लाई करते रहे हैं, तो हमने कहा सिरसा तो हम नहीं अलाउ कर सकते। तब उन्होंने बाकी अपने जो उनके आश्रम हैं उसके अंदर कहीं जाते हमको कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको उत्तर प्रदेश भेज दें। उत्तर प्रदेश के लोगों से रिपोर्ट ली गई तो उत्तर प्रदेश ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे रहेंगे। 40 दिन की या कितने दिन की उनकी पैरोल है मुझे पता नहीं, उनकी एंटाइटलमेंट है साल की 1 बार 2 बार, और बहुत लोगों को मिलती है पैरोल। जो अपराधी उनको सबको मिलती है। जब कोई अपराध, मानो अपराधी को जहाँ बैन है वहाँ बैन हो जाएगा तो उनको भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने साफ कर दिया कि आप विशेष तौर पर कोई फेवर नहीं दे रहे हैं और लगातार इसको लेकर के। एक और सर, एक बहुत अहम मुद्दा है आज का और रिपोर्ट सामने आई है, लिंग अनुपात। सेक्स रेशियो हरियाणा में फिर से एक बार काफी कम हो गया है, 906%। 906 नहीं है, 906 की रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है। 923 से 916, 917 इस रास्ते से चल रही है। और जब हमने 2015 में इस अभियान को शुरू किया उस समय ये 870 लिंग अनुपात था। 870 के बाद हमने लगातार उस पर काम किया। हमारे NGOs ने भी उसमें सहयोग किया, हमारी पंचायतों ने सहयोग किया, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अलर्ट हुआ, हमारा होम डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, WCD, सभी विभागों ने उसको एक कैंपेन के नाते लिया। लोगों में एक जागरूकता आई और बढ़ते 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 923 भी टच किया है। अब ये जो आज कल में जो रिपोर्ट छपी है कि 916 तक वो आया है, उसमें मैंने जानकारी ली है तो उनका कि हम एकदम ये तो नहीं कह सकते कि किन कारणों से घटा है,
लेकिन एक कारण ये है कि जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं लेट करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन हम सारा करा करके फिर उसके बाद देखेंगे कि ये सारा लिंगन, क्योंकि उसी रजिस्टर में से ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो होता है उसी में से इसके आंकड़े आते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई रजिस्ट्रेशन कोई कमी रहेगी तो उसको पूरा कराएंगे। और मान लो किसी कारण से 5-6% कम हो रहा है, 5-6% नहीं, 5-6 पर 1000, बल्कि 5-6 पर 2000, ये संख्या 2000 में से होती है। 2000 में से 1000 लड़के और 923 या 916 ये लड़कियां। तो 2000 के पीछे ये 6 संख्या जो कम है, ये एक गणना में कोई अगर है तो उसको देखेंगे। और अगर मानो वैसे कम हुआ तो जो प्रावधान पहले हमने किए हुए हैं उनको और ज़रा सख्त करेंगे। और इसमें हमारा इतना है कि कुछ तो नेचर के विषय के साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहीं यानी लोगों ने जानबूझ के उस रास्ते को अपनाया है कि बच्चियों को जैसे गर्भ में मारा जाता था, जैसे बहुत से इस प्रकार के कृत्रिम बातें जो जेंडर सेक्स रेशो को असंतुलन करने में किया जाता था, उसको नहीं होने देंगे। हाँ, वो कार्रवाई सकते हैं। नेचुरल वे में तो अब 1000 के पीछे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ 1000 से ज़्यादा भी लड़कियां हैं, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 1000 से ज़्यादा हैं। हमारा प्रदेश अभी 923 तक ही है। तो इस सारे विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत इसमें गलत काम शुरू हो गया, या कई बार नेचुरल भी 5-10 कम हो सकती है, नेचुरल बढ़ भी सकती है।